हेलो। हाँ, हेलो। स्टार्ट किया है। ओके। जो मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से, मेरा नाम अजीता विपिन दुबे। मैं आज आपको विज्ञान और प्रौद्योगिकी कक्षा 9वीं का पाठ क्रमांक 17, जो आपने इसके पहले भी आप पढ़ चुके हो, इसके पहले का जो टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, उसमें जो हम आज मेन मुद्दा जो हम लोग देखने जा रहे हैं। जैसे बच्चों, आपने इसके पहले पढ़ा ही है कि कोशिका क्या होती है, फिर ऊतक क्या होता है, फिर आप लोग ने देखा था सरल ऊतक, जटिल ऊतक। उसके बाद आप लोग ने पढ़ा था कि प्राणी ऊतक में अभिस्तर ऊतक, प्राणियों में जो ऊतक में आपने पढ़ा था अभिस्तर ऊतक, दो प्रकार के ऊतक होते हैं, एक है अभिस्तर ऊतक और उसके बाद है जटिल ऊतक। तो प्राणी ऊतक के जैसे आपको पता है 4 प्रकार है: अभिस्तर ऊतक, संयोजी ऊतक, मांसपेशीय ऊतक और तंत्रिकीय ऊतक। तो यहाँ पर जो आज का हमारा मेन मुद्दा है, जो मैं आपको बताऊंगी, ये संयोजी ऊतक। उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन लूंगी कि आपको पता है बच्चों, हमारा जो पूरा शरीर है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जो हमारे शरीर का जो मुख्य रचनात्मक और क्रियात्मक जो छोटी सी इकाई है सजीवों के शरीर की, वो है कोशिका। तो आपको पता है जब सबसे पहले एक छोटी सी कोशिका होती है, जैसे इसके लिए मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे देखो, एक मिनट, हाँ। जैसे बच्चों आप लोग ऊपर देख सकते हो, एक मिनट। जैसे आप लोग देख सकते हो अक्षर, जब अक्षर होते हैं, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, जब अक्षर मिलते हैं तब शब्द बनते हैं, जब शब्द मिलते हैं तब वाक्य बनता है, जब वाक्य मिलते हैं तब पाठ बनता है, और जब पूरा पाठ बन जाता है, अलग अलग पाठ, तो पूरी पाठ्य पुस्तक जो है वो तैयार हो जाती है। तो उसी तरह से हमारे भी शरीर में सबसे पहले एक छोटी सी कोशिका होती है। जब सब कोशिकाएं, विशिष्ट कार्य करने वाली कोशिकाएं जब एकत्रित होती हैं, तब वो टिश्यूज में आ जाती है, मतलब टिश्यू बन जाती है, ऊतक बन जाती हैं। फिर ऊतक से अंग बनता है, फिर अंग से अंग संस्थान बनता है, फिर जाकर पूरे सजीव का निर्माण होता है। मतलब यहाँ पे कहने का ये मतलब है, पूरे सजीव का जब निर्माण होना, पूरे सजीव का निर्माण होने से पहले, सबसे पहले जो हमारा शरीर होता है वो छोटी सी कोशिका होती है। कोशिका से ऊतक बनता है, ऊतक से अंग बनता है, अंग से अंग संस्थान बनता है, तब जाके पूरे सजीव का जो है वो निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया ऊपर एग्जाम्पल देकर, जैसे अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनता है, वाक्य से पाठ बनता है, उसी तरह पाठ बन जाने के बाद पाठ्य पुस्तक तैयार होती है। इसी प्रकार हमारे भी ये क्रम है जिससे पूरे सजीव का जो है वो निर्माण होता है। तो जब विशिष्ट कार्य करने के लिए, शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए, जब एक जैसी कोशिकाओं का समूह जब इकट्ठा होता है, तब उसे बोलते हैं ऊतक। तो शरीर का विशिष्ट कार्य करने के लिए एकत्र आए एक जैसे कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। तब ऊतक से अलग अलग अंग बनते हैं, अंग से अलग अलग अंग संस्थान बनते हैं। जैसे आप लोग को पता है, हमारे अंदर सभी सजीवों में, प्राणियों में रक्त परिसंचरण संस्थान है, पाचन संस्थान है, उत्सर्जन संस्थान है, फिर श्वसन संस्थान है, ऐसे अलग अलग संस्थान बनते हैं। तो वो अंग के बनने के बाद ही बनते हैं, तब जाके पूरे सजीव का निर्माण होता है। तो इसके पहले आप लोग ने पढ़ चुके हो कि प्राणी ऊतक में आप लोग ने सबसे पहला ऊतक पढ़ा था अभिस्तर ऊतक। तो जो अभिस्तर ऊतक है वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इसे सरल ऊतक कहते हैं, क्योंकि वो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे संयोजी ऊतक। तो जो प्राणियों में जो रक्त होता है, रक्त, वो एक जटिल ऊतक है, क्योंकि उसमें हमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है वो देखने को मिलती हैं। तो जो रक्त होता है वो जटिल ऊतक में आता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि संयोजी ऊतक क्या होता है, संयोजी ऊतक के कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मांसपेशीय ऊतक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे तांत्रिकीय ऊतक। तो सबसे फर्स्ट पहले हम लोग देखेंगे संयोजी ऊतक, उसके कितने प्रकार हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मांसपेशीय ऊतक, और फिर हम लोग आएंगे तंत्रिकीय ऊतक पे। तो देखो बच्चों, सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी संयोजी ऊतक।
तो संयोजी ऊतक क्या करता है, हर ऊतक को, मतलब बहुत सारे जो ऊतक हमारे शरीर में होते हैं, उनको, शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को, मतलब जो शरीर के विभिन्न अलग अलग भाग होते हैं, एक ऊतक से दूसरे ऊतक, एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। मतलब शरीर के विभिन्न भागों को जो ऊतक जोड़ता है उसे बोलते हैं संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इस ऊतक की कोशिकाएं अभद्र और आधारक में धसी होती हैं और इनका जेली सदृश द्रव या ठोस होता है। तो जो शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ती हैं, ऐसे ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। जिसमें हम लोग देखेंगे संयोजी ऊतक के जो प्रकार हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्लड। ब्लड मतलब आपको पता ही है बच्चों, रक्त। उसके बाद है बोन, फिर उसके बाद है कार्टिलेज, उसके बाद है लिगामेंट, उसके बाद है एडिपोस टिश्यू और उसके बाद है एरियोलार। ये मैं आपको वन बाय वन बताऊंगी, इंग्लिश में और हिंदी में बोथ, उसको क्या बोलते हैं और क्या नहीं बोलते हैं। तो संयोजी ऊतक के प्रकार में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को ही बोलते हैं बच्चों संयोजी ऊतक। तो इसके पहले आप लोग जो यहाँ पे देख रहे हो एपिथेलियल, जो आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिए हो, एपिथेलियल मतलब अभिस्तर ऊतक होता है। जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि होता है संयोजी ऊतक। तो यह टिश्यू क्या करता है, शरीर के अन्य टिश्यू और अंगों को आपस में जोड़ने का जो है वो कार्य करता है। मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो संयोजी ऊतक है, वो शरीर के अन्य टिश्यू और अंगों को, मतलब अन्य ऊतक और अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और इसका और एक कार्य है डेड सेल्स, मतलब जो भी मृत कोशिकाएं हैं उसको नष्ट करके फिर से नए कोशिकाओं की पूर्ति करता है। और इसका और एक मुख्य काम है अलग अलग शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग करना, मतलब जोड़ना, सपोर्ट करना और पैकिंग। पैकिंग मतलब क्या, अगर घाव वगैरह जब लगता है तो उसको भरने का काम भी संयोजी ऊतक करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी आगे उदाहरण के द्वारा। तो कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो शरीर के अन्य टिश्यू और अंगों को आपस में जोड़ता है, फिर नए सेल्स की, नए कोशिकाओं की पूर्ति करता है शरीर में, प्लस शरीर के अंगों को एक साथ बाइंडिंग करना, जोड़ना, सपोर्ट देना और पैकिंग। पैकिंग मतलब कोई भी घाव वगैरह लगा है, अगर उसको भरना है, तो ये सब जो है वो कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक जो है वो करते हैं। तो जो सबसे पहला, तो यहाँ पर जैसे आप लोग देख सकते हो, जो मैंने अभी आप लोग को बताया वही एक डायग्राम के जरिए मैंने दिया हुआ है कि जो कनेक्टिव टिश्यू, मतलब जो हम लोग संयोजी ऊतक पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है ब्लड। ब्लड मतलब रक्त। उसके बाद है कार्टिलेज, उपस्थि। तो मतलब जैसे आपको पता है बच्चों, ब्लड हमारे शरीर में, हमारे पूरे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो हमारा ब्लड ही मेंटेन करता है। और उसके बाद हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति करानी होती है, पूरे ऑक्सीजन को भेजना शरीर में एक जगह से दूसरे जगह तक, ये पूरा कार्य जो है वो हमारे रक्त का ही होता है। दूसरा है कार्टिलेज। तो कार्टिलेज क्या करता है बच्चों, जो हड्डियों का पृष्ठ भाग है, जो हड्डियां जहाँ पे जुड़ती हैं, उसके जो दोनों के जो बीच का जो भाग है उसको पृष्ठदार, मतलब पृष्ठ भाग को गद्देदार बनाए रखता है। वो मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी इसके बारे में। उसके बाद है एरियोलार टिश्यू, जिसे बोलते हैं अंतःशलीय संयोजी ऊतक। उसके बाद है एडिपोस टिश्यू, जिसे बोलते हैं वसीय संयोजी ऊतक। उसके बाद है लिगामेंट, जिसे बोलते हैं अस्थि बंध। और उसके बाद और एक है स्नायु रज्जु, जिसे बोलते हैं टेंडेंस। और यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हो और एक है बोन। बोन मतलब आपको पता ही है हड्डी। तो शरीर के सभी अंगों को जो आधार मिलता है वो हमारी हड्डियां ही हमें प्रदान करती हैं। हमारे हलचल में मदद करना, अंगों को संरक्षण करना, बचाना, तो ये सब कार्य जो है वो हड्डी का है। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है बच्चों वो देख रहे हो आप, ब्लड। तो जो ब्लड है वो जटिल ऊतक का एक प्रकार है। मतलब इसकी मतलब यहाँ पर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो बहुत सारी कोशिकाओं से जो है वो मिलकर बना होता है। तो देख रहे हो बच्चों, अगर आप रक्त में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% ब्लड के सेल्स होते हैं, मतलब रक्त की कोशिकाएं होती हैं, और 55% जो है वो प्लाज्मा होता है।
तो ब्लड का अगर आप देखोगे लगभग 55% भाग तो ये प्लाज्मा होता है, और 90% जो है वो भाग जल होता है, 7% यहाँ पे प्रोटीन होता है, 0.9% सॉल्ट होता है, और 0.1% जो है वो ग्लूकोज होता है। तो बच्चों प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा जो होता है वो पचे हुए भोजन को, जो हमारा भोजन पचता है, और जो हार्मोन्स होते हैं, जो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स निकलते हैं, उसको उसका जो शरीर में संवहन करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वो प्लाज्मा ही करता है। बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, और घाव भरने का काम जो है वो ब्लड में उपस्थित प्लाज्मा करता है। फिर और एक मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए लिया है कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजेन नामक प्रोटीन जब निकाल दिया जाता है, तब शेष बचे हुए भाग को हम सीरम कहते हैं। तो ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है वो ब्लड का थक्का जमने में मदद करता है। देखो बच्चों, अगर कहीं भी आपको कभी घाव लगता है तो एक टाइम के बाद जो खून है वो निकलना बंद हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे वो खून, वहां पे खून जम गया है, तो वो होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका ब्लड कंटिन्यू निकलता जाएगा शरीर के बाहर। तो ये जो फाइब्रोजेन प्रोटीन है वो ब्लड को थक्का जमने में मदद करता है। ओके, तो प्लाज्मा जो है वो हमारे शरीर के हॉर्मोन्स और भोजन को, पचे हुए भोजन को संवहन करता है, मतलब पूरे शरीर में पहुंचाता है, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है, और घाव भरने में मदद करता है। तो ये तो हो गया प्लाज्मा के बारे में। जो ब्लड का 55% भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। और जो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स मतलब ब्लड की कोशिकाएं। आपकी किताब में जो मैं बता रही हूँ वो पेज नंबर 197 पे है ऊपर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं संयोजी ऊतक, जिसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त। रक्त मतलब ब्लड, जो हमारे पूरे शरीर में बंद रक्त परिसंचरण संस्थान। आपको पता है हमारे पूरे शरीर में जो है वो ब्लड का परिसंचरण होते रहता है। और उसका स्वरूप मतलब जो ब्लड के सेल्स होते हैं बच्चों, उसमें हमें आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो लाल रक्त प्राप्त होता है, जो लाल कलर जो है वो हमारे रक्त को प्राप्त होता है, वो है रेड ब्लड सेल्स की वजह से, जिसमें होता है हीमोग्लोबिन। उसके बाद है बच्चों वाइट ब्लड सेल्स, WBC। अगर हमारे शरीर में कोई भी वायरस, कोई भी जीवाणु विषाणु प्रवेश करते हैं बाहर से, जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो उसे खत्म कर देता है, लड़ना शुरू कर देता है उसके खिलाफ। और तीसरा है बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये भी जो है वो ब्लड सेल्स, ये ब्लड कोशिकाएं हैं, रक्त की कोशिकाएं हैं, आरबीसीज, WBCs और ब्लड प्लेटलेट। तो यहाँ पे आरबीसीज जो है वो सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। उसके बाद जो होते हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, और सब उसके बाद जो होते हैं वो WBC, मतलब सबसे ज्यादा आरबीसी, उसके बाद प्लेटलेट्स, और उसके बाद है WBC। तो यह है पूरा रक्त के बारे में जो मैंने आपको बताया कि ब्लड में जो है वो हमारे क्या क्या होता है। तो बच्चों अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो जो ये है वो रक्त, मतलब रक्त में दिखाया है कि रक्त में क्या क्या होता है, जो मैंने आपको बताया व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर जो येलो कलर का फ्लूइड है वो है प्लाज्मा, ये जो रेड कलर के हैं वो है रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी जिसे बोलते हैं लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स को बोलते हैं सफेद रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं रक्त पट्टी। तो ये जो है वो कंपोनेंट्स पूरे हमारे रक्त में जो है वो पाए जाते हैं। फिर जैसे मैंने आपको बताया बच्चों, जो प्लाज्मा होता है वो 55% रक्त का भाग होता है। तो प्लाज्मा रक्त में उपलब्ध एक तरल पदार्थ होता है। इसका 92% भाग जो है वो पानी होता है। प्लाज्मा में पानी के अलावा प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, मिनरल्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त के प्लाज्मा द्वारा ही होता है। बच्चों आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और फिर से जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकालते हैं। तो प्लाज्मा जो है वो हेल्प करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैं फेफड़ों तक पहुंचाकर उसे वापस से उच्छ्वास के द्वारा शरीर के बाहर जो है वो निकाल दिया जाए।
इसके अतिरिक्त रक्त में सीरम होता है, एल्ब्यूमिन, कई तरह के प्रोटीन होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी जो है वो पाए जाते हैं। वहीं रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन, मैंने आपको बताया बच्चों, जो हीमोग्लोबिन होता है और जो आयरन होता है, लोह तत्व, उसी के वजह से जो हमारा खून होता है उसको लाल रंग जो है वो प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा हृदय होता है वही पूरे हमारे शरीर में रक्त का संचार करता है, वो एक पंप की तरह कार्य करता है। फिर जैसे बच्चों आप लोग जानते हो आजकल कोरोना वायरस, जो आपको पता ही है, कोरोना वायरस जो डायरेक्ट अटैक करता है हमारे फेफड़ों में। तो देखो यहाँ पर लिखा है, कोरोना के अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। मैंने आप लोग को बताया हमारे रक्त कोशिकाओं में होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। तो जैसे ही कोरोना वायरस एंटर करता है वैसे ही हमारा शरीर जो है वो वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। यह लड़ाई एंटीबॉडीज लड़ती है, एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो एंटीबॉडीज जो है वो ये लड़ाई करती हैं और जो बनती हैं प्लाज्मा की मदद से। तो जैसे बच्चों आप लोग को पता है कि जो हम लोग सोच रहे हैं कि वैक्सीन वगैरह आ जाए, तो हमारे देश में जो भी ये कोरोना वायरस से हम जो जो लड़ रहे हैं, मतलब जो इसके वजह से हम जो भी हमें जिन-जिन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है, तो वैक्सीन के वजह से बच्चों क्या होता है, जब हम वैक्सीन वगैरह लेते हैं, जब दवाई वगैरह, जब इंजेक्शन वगैरह इसकी आ जाती है, तो हमारे शरीर को पहले से ही पता चल जाता है कि ये कोरोना वायरस जब हमारे शरीर में एंटर करेगा, तो उसके उस वैक्सीन के वजह से पहले से ही हमारे शरीर में उस एंटीबॉडीज़ जो है वो तैयार हो गई रहती हैं। तो एक बार अगर वैक्सीन आ जाती है, तो कोरोना वायरस समझो अगर शरीर में प्रवेश करता भी है, तो उस वैक्सीन के वजह से पहले ही से ही हमारा शरीर उसके खिलाफ, उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ बना लेता है। तो वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्लाज़्मा की मदद से ही बनती है। तो अगर शरीर में पर्याप्त एंटीबॉडी अगर बना लेता है अपना शरीर, तो कोरोना जो है वो हार जाता है। तो जैसे आप लोग ने सुना होगा, जैसे कि जो कम उम्र के होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोरोना से लड़ने में उनको अच्छी मदद मिल जाती है। लेकिन बच्चों जो थोड़े उम्र के ज़्यादा होते हैं, तो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक होता है। तो इसीलिए पर्याप्त जो है वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाती और जो कोरोना है वो उनके ऊपर हावी होकर जीत जाता है। तो इस तरह से जो प्लाज़्मा है, जैसे आप लोग ने अभी बीच में भी सुना होगा, जो प्लाज़्मा थेरेपी वगैरह करते हैं। तो प्लाज़्मा थेरेपी मतलब क्या? जिसको ऑलरेडी कोरोना वायरस वगैरह हो चुका है, जो उससे ठीक होकर आ चुका है, तो उसके प्लाज़्मा को कलेक्ट करके अगर हम किसी और के लिए, मतलब जिसको कोरोना वायरस अगर हुआ है, कोविड-19, अगर उसके लिए यूज़ किया जाए उसके प्लाज़्मा को, तो ऑलरेडी उसके प्लाज़्मा में एंटीबॉडीज़ रहती हैं, जो उस व्यक्ति को कोरोना वायरस से लड़ने में या उससे ठीक होने में हेल्प करती हैं। तो जैसे कि आप बच्चों देख सकते हो कि रक्त जो मैंने अभी आप लोग को बताया, उसमें कौन-कौन सी कोशिकाएँ होती हैं। 1 मिनट, और उसके बाद उसका कार्य क्या है? तो रक्त का कार्य है पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुँचाना, पोषक तत्वों को पहुँचाना। जैसे ही हम भोजन करते हैं, भोजन के पचने के बाद जब जो छोटी आँत में जब आता है, तो तुरंत हमारा रक्त उसमें से पोषक पदार्थ को अवशोषित करता है और हॉर्मोन्स को, संप्रेरक को, सबको जो है वो एक जगह से दूसरे जगह तक जो है वो पहुँचाने का कार्य हमारा जो है वो रक्त करता है। नेक्स्ट बच्चों है वो लिम्फ, जिसका नाम है लसिका। तो लसिका जो है वो शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर पाया जाता है। यह भी एक पीला रंग का पदार्थ होता है जो रक्त कोशिकाओं से स्रावित होता है और इसका कार्य है कि रोगों के संक्रमण से, मतलब कोई भी रोग हम तक ना पहुंचे, उससे हमारी सुरक्षा करता है। तो ये कार्य है लसिका का। जो नेक्स्ट है बच्चों वो है एडिपोज टिश्यू। तो एडिपोज टिश्यू मतलब क्या होता है? ये फैट मतलब आपको पता है, वसा। तो जो ये वसीय संयोजी ऊतक होते हैं वो त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों को घेरे हुए होते हैं। तो इनका कार्य है बच्चों, वो ताप रोधक होते हैं, मतलब शरीर की ऊष्मा को बनाए रखते हैं। मतलब जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो मेंटेन करके रखते हैं, वो जल्दी चेंज नहीं होता है। तो ये ताप रोधक होते हैं,
ऊर्जा का स्रोत होते हैं, ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। और स्निग्ध पदार्थ, जैसे आप लोग देखते हो बच्चों, कोई बहुत जैसे मोटे होते हैं, तो उनमें एडिपोज टिश्यू जो है वो वसीय संयोजी ऊतक जो है वो ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये क्या करता है, ताप रोधक होता है, जल्दी बाहर का टेम्परेचर, मतलब बाहर के टेम्परेचर को जल्दी हमारे शरीर के अंदर के टेम्परेचर में प्रवेश नहीं करने देता। मतलब जो टेम्परेचर शरीर का है उसको जो अंदर का टेम्परेचर है उसको अंदर बनाए रखेगा, उसको जल्दी चेंज नहीं होने देता, इसीलिए इसे बोलते हैं तापरोधक। जो नेक्स्ट है बच्चों वो है एरियोलार टिश्यू, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है अंतःशलीय संयोजी ऊतक, वसीय ऊतक के ऊपर अंतःशलीय संयोजी ऊतक। यह त्वचा और मांसपेशी और रक्त वाहिनियों के चारों ओर जो है वो पाया जाता है। देखो जैसे कि आपको पता चल रहा है नाम से ही, यह टिश्यू लूज होता है और सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसमें दो प्रकार के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स और येलो प्लास्टिक फाइबर्स। यह बहुत ही सिंपल होता है और चारों तरफ फैला हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू। यह टिश्यू स्किन मसल्स, मतलब जो हमारे त्वचा में होते हैं स्किन मसल्स को जोड़ता है, तथा मसल्स ब्लड वेसल्स, ये हमारे मसल्स में, मसल्स मतलब ये अपना मांसपेशी, ब्लड वेसल्स मतलब जो ब्लड की जो रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स, और नर्व्स, नर्व्स मतलब तंत्रिका कोशिकाओं में जो है वो पाया जाता है। तो ये क्या करता है बच्चों, अंतःशलीय ऊतक, यह हमारे आंतर अंगों को सहारा देता है। यह टिश्यू जो है वो पैकिंग मतलब समझो बच्चों, अगर तुम्हें कभी घाव वगैरह लग जाता है तो घाव वगैरह भरने का काम जो है वो ये एरियोलार टिश्यू करता है, अंतःशलीय संयोजी ऊतक। और सपोर्टिंग मतलब आंतर अंगों को सहारा देता है। फिर अगर ऊतक वगैरह समझो घाव लग गया है तो उनकी मरम्मत करना, अगर शरीर में कहीं चोट लग जाए तो घाव भरने में ये मतलब जो है वो सहायता करता है। और बच्चों यह बाहरी जो जहरीली अगर गैस है, जो बाहरी कोई जहरीला पदार्थ है, तो उससे लड़ने में भी, अगर हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है तो उससे लड़ने में भी ये जो ऊतक है एरियोलार टिश्यू, अंतःशलीय ऊतक जो है वो हेल्प करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया जो जिसके बारे में अभी, अंतःशलीय संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशी के बीच रक्त वाहिनियों के चारों ओर, ये हमारे अंतरंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करने में भी जो है वो सहायता जो है वो प्रदान करता है। नेक्स्ट बच्चों कार्टिलेज, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है उपस्थि। तो कार्टिलेज बच्चों ये स्केलेटन टिश्यू का एक पार्ट है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, देखो दो हड्डियों के बीच में जो ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है पोर्शन, दो हड्डियों के बीच में जो ये व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है उसको बोलते हैं कार्टिलेज, उपस्थि। कार्टिलेज प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यह शरीर के अलग अलग भागों में पाया जाता है। जैसे बच्चों आप लोग देख रहे हो यहाँ पे नोज टिप, जो हमारे ये नाक के ऊपर का ये वाला जो पोर्शन है उसमें भी कार्टिलेज होता है। फिर स्वर यंत्र में, जहाँ से बच्चों देखो हमारे स्वर यंत्र है, जहाँ से हमारी आवाज निकलती है, वो वाले स्थान पे भी जो है वो एपिग्लोटिस, वहां पे भी जो है वो कार्टिलेज पाया जाता है, जो हमारे स्वर यंत्र को मैनेज करता है। फिर बच्चों देखो ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, तो ये जो रीढ़ की हड्डी के हर हड्डियों के बीच में, देखो एक हड्डी है फिर दूसरी हड्डी जो स्टार्ट हो रही है, हर हड्डियों के जो बीच में है कार्टिलेज जो है वो पाया जाता है। इंटरवर्टिबल डिस्क, जो हमारे पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है, रीढ़ की हड्डी जो है वो बहुत दर्द होने लगती है, तो जब हड्डी एक दूसरे से घिसने लगती है, जब जो बीच का जो कार्टिलेज है जब वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, तो हड्डियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर घिसने लगती हैं, घर्षण होने लगता है, जिसकी वजह से जो है बहुत पेन होता है, दर्द होता है। तो जो कार्टिलेज होता है ना बच्चों, वो इंटरवर्टिबल डिस्क है, जिसको बोलते हैं उपस्थि। तो ये हड्डियों के पृष्ठ भाग को, जैसे समझो ये हड्डी है और ये की हड्डी है, दोनों हड्डियों के पृष्ठ भाग को, मतलब बीच के भाग को ये जोड़ता है, मतलब गद्देदार बनाए रखता है। एक प्रकार का जो बोलते हैं ना, मतलब जो हमारी हलचल में हमारी हेल्प करता है, जो मदद होने में। तो गद्देदार बनाए रखना और अंगों को आकार और आधार देना, यह कार्टिलेज का काम है। और रिंग ऑफ ट्रकिया, जो हमारे फेफड़े, जब जब हमारे फेफड़े,
मतलब जो वो पाइप होती है, ट्रकिया जो बोलते हैं, जो हमारे फेफड़ों में, मतलब जिससे हमारे जो बीच के, मतलब जो ये बीच का भाग है चेस्ट का, जहाँ से फेफड़ों का बनना शुरू होता है, तो रिंग्स ऑफ ट्रकिया, उसमें भी जो है वो ये उपस्थिति पाई जाती है। तो एक प्रकार का फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे शरीर में हमारे बॉडी पार्ट को सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। या बोन्स के जॉइंट पर स्मूथ सरफेस, एक प्रकार का स्मूथ, स्मूथ मतलब बोलते हैं ना सॉफ्ट, सॉफ्ट सरफेस देता है। अगर ये नहीं होगा तो हड्डियां आपस में घिसनी शुरू हो जाएंगी, जो बहुत ही पेन प्रदान करती हैं, पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया, ये कार्टिलेज नाक, कान, स्वर यंत्र, श्वसन नलिका में जो है वो पाई जाती है। श्वसन नलिका मतलब नाक से हमारा जो है वो श्वसन नलिकाएं जो है वो शुरू होती हैं, फिर वहां से होते हुए ट्रकिया से फिर फेफड़ों का निर्माण होता है। तो ट्रकिया में, श्वसन नलिका में जो है वो ये पाई जाती हैं। लचीली होती हैं, लचीली मतलब सॉफ्ट, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीली। तो ये हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार बनाए रखती हैं, अंगों को आकार और आधार प्रदान करती हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ये जो बोन्स है, दोनों बोन्स के बीच में ये कार्टिलेज होता है, उपस्थि। जो नेक्स्ट है बच्चों वो है बोन्स, जिसे बोलते हैं हम हड्डी। तो हमारे शरीर का बोन बहुत ही मजबूत होता है, जो हमारे पूरे शरीर को आधार प्रदान करता है। बोन्स में सॉल्ट्स और ये मैग्नीशियम जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बच्चों आप लोग को पता है, जो बोन होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, उसमें वो कैल्शियम और मैग्नीशियम से बना होता है। और तुम्हें पता है बच्चों, जो बोन्स होता है उसके अंदर बोन मैरो होता है, जिसमें आरबीसीज का निर्माण होता है, रेड ब्लड सेल्स। तो जो बोन्स होता है ये हमारे बॉडी को शेप देता है, एक आधार देता है। प्लस जो बड़े-बड़े बॉडी के जो अंग होते हैं, जैसे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ब्रेन मतलब मस्तिष्क, लंग्स मतलब फेफड़ा, उनको प्रोटेक्शन देता है, उनकी सुरक्षा करता है, कैल्शियम और फॉस्फेट को स्टोर करके रखता है। तो बोन्स में हमारे कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है, जिसे वो स्टोर करके रखता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हड्डी, बोन का जो ये स्ट्रक्चर है आपको दिखा है, ये हमारे पूरे शरीर को जो है वो आधार प्रदान करता है और पूरे शरीर में जो है वो फैला हुआ होता है। तो शरीर के सभी अंगों को आधार देना, हलचल में मदद करना और अंगों को सहारा देना, ये सब काम जो है वो बोन का होता है, हड्डी। नेक्स्ट है बच्चों लिगामेंट। तो आपकी किताब में देखो लास्ट में बच्चों लिखा हुआ है स्नायु रज्जु, उसे बोलते हैं टेंडेंस, और अस्थि बंध मतलब लिगामेंट्स। तो स्नायु रज्जु क्या करता है बच्चों? स्नायु रज्जु मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है, और जो लिगामेंट्स है वो दो हड्डियों को जोड़ता है। देखो यहाँ पर सबसे पहला है स्नायु रज्जु। तो स्नायु रज्जु बच्चों स्नायु को हड्डियों से जोड़ता है, जिसे बोलते हैं टेंडेंस। ये देखो, स्नायु मतलब मसल्स, मसल्स को हड्डियों से जोड़ने का काम स्नायु रज्जु करता है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो लिगामेंट, जो हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो दो हड्डियों को अगर जोड़ना है तो अस्थि बंध जोड़ेगा लिगामेंट्स, और अगर स्नायु को हड्डी से जोड़ना है तो वो काम होता है स्नायु रज्जु का। तो नेक्स्ट बच्चों जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग ने अभी पढ़ा संयोजी ऊतक, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मांसपेशीय ऊतक। जो हमारे मसल्स, जो हमारे मांसपेशियां होते हैं, वो मांसपेशीय ऊतक की वजह से ही बनते हैं। जो हमारे मसल्स होते हैं उनको बनाने का कार्य करते हैं मसल्स टिश्यू, मांसपेशीय ऊतक। आपको पता है बच्चों, हमारी मसल्स, हमारे हड्डियां तो हैं, पर जो उससे हमारे मसल्स जो जुड़े हुए हैं, उसी के वजह से जो हमारे इसमें मांसपेशियों में जो प्रथिन होता है, तो जो मांसपेशीय ऊतक जो है वो मांसपेशीय तंतु की लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं। और जो मांसपेशियों में जो प्रथिन होता है, उसी की वजह से आकुंचन होता है और प्रसरण होता है, और हम अपनी क्रियाएं जो है वो कर पाते हैं, अपनी गतिविधियां जो है वो हम कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपको पता है, जैसे कि पैरों के घुटनों को मोड़ते हैं जब हम, तो हमारी मांसपेशियां जो है वो सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। तो मांसपेशियों में एक प्रकार का प्रथिन होता है, उसी के वजह से आकुंचन और प्रसरण होता है। तो मसल्स टिश्यू हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
जो हमारी बॉडी में हलचल होती है, वो सब मसल्स टिश्यूज़ की वजह से ही होती हैं। तो जो हमारे मसल्स टिश्यू में होता है एक्टिन और मायोसिन, तो जो एक्टिन और मायोसिन होता है बच्चों, वही सिकुड़ने में और फैलने में मसल्स को मदद करते हैं। सिकुड़ना मतलब जिसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन और फैलने को बोलते हैं रिलैक्सेशन। प्रोटीन होते हैं एक्टिन और मायोसिन मसल्स में, मसल्स वाले टिश्यू में, जो हमारे बॉडी के मूवमेंट मतलब हलचल प्रदान करते हैं। फिर बच्चों आपको पता है जो हमारे मसल्स फाइबर्स होते हैं, हमारी तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़े हुए होते हैं। बहुत सारे मसल्स पे हमारा नियंत्रण होता है और बहुत सारे मसल्स पे हमारा नियंत्रण नहीं होता। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे भी बताती हूँ। तो जो मनुष्य के शरीर का 40% भाग है वो मसल से बना होता है। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मसल्स की कोशिका है। तो जो इसके अंदर जो फ्लूइड होता है बच्चों उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म, और जो ये ऊपर का आवरण है उसको बोलते हैं सार्कोलेमा। ठीक है? तो मसल्स टिश्यूज़ के आधार पे, उनके फंक्शंस के आधार पे, उनकी कार्य के आधार पे मसल्स टिश्यू को 3 प्रकार में 3 हिस्सों में बाँटा गया है। सबसे पहला है रेखीय पेशी, दूसरा है चिकनी पेशी, किताब में तुम्हारे पेज नंबर 198 जो बॉक्स बनाया हुआ है। सबसे पहला है रेखीय पेशी जिसे बोलते हैं पट्टकी स्नायु, दूसरा है इस चिकनी पेशी जिसे बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और इसे बोलते हैं अपट्टकी या नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। फिर तीसरा है कार्डियाक मसल्स जिसे बोलते हैं हृदय स्नायु। तो 3 प्रकार है, स्नायु तक के 3 प्रकार है। पहला स्ट्राइएटेड जिसे तुम्हारी किताब में लिखा है पट्टकी स्नायु, रेखीय पेशी। दूसरा है अपट्टकी नॉन स्ट्राइएटेड जिसे बोलते हैं स्मूथ मसल्स, और तीसरा है कार्डियक पेशी जिसे बोलते हैं हृदय स्नायु। तो हम वन बाय वन देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहला बच्चों अगर हम देखेंगे तो हम देखेंगे स्ट्राइएटेड मसल्स जिसे बोलते हैं पट्टकी स्नायु। तो ये बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे लंबी होती है, लंबी दंड गोलाकार अशाखीय, इसमें किसी भी प्रकार की शाखा नहीं होती। ध्यान से देखो आप, जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। और बहु केंद्र की है, हमें बहुत सारे केंद्रक जो है वो इसके ऊपर देखने को मिलते हैं। तो स्ट्राइएटेड मसल्स को बच्चों हम लोग वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, मतलब इन मसल्स पर हमारा नियंत्रण होता है। हम अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकते हैं, अपने हाथ को हिलाना, अपने पैरों को हिलाना, दौड़ना, बोलना, इन सभी गतिविधियों पर हमारा नियंत्रण होता है। तो जो उसमें जो इन गतिविधियों को जो नियंत्रित करने वाली पेशियां होती हैं, उसी को बोलते हैं रेखीय पेशी, पट्टकी स्नायु। अगर आप देखोगे तो इन पे आपको ये हल्के और गाढ़े रंग की पट्टियां देखने को मिलती हैं। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने दिखाया है लाइट बैंड जिसे बोलते हैं आई बैंड, और बीच बीच में है डार्क बैंड जिसे बोलते हैं ए बैंड। तो इस तरह से गाढ़े और हल्के पट्टे होते हैं, ये हड्डियों से जुड़े होते हैं। इन्हें इसीलिए इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहा जाता है। इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं क्योंकि यह हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं। इन मांसपेशियों में जो गतिविधियां होती हैं, जो हलचल होती हैं, वो हमारी अपनी इच्छा के अनुसार होती हैं। इसीलिए इसे बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स, ऐच्छिक मांसपेशी। पैर का हिलना, दौड़ना, बोलना, ये सब। नेक्स्ट, फिर बच्चों जैसे मैंने आपको बताया ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती हैं, इसीलिए इन्हें कंकाल मांसपेशी भी कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हो लिम्ब में, नेक में, जीभ वगैरह में ये जो है मांसपेशी जो है वो पाई जाती है। ये बहुत सारी मतलब बहुकेंद्रकीय होती हैं, इसमें बहुत सारे केंद्रक हमें देखने को मिलते हैं। फिर ये स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, ये तेजी से सिकुड़ते हैं और यह मसल्स बहुत जल्दी थक जाते हैं, इसीलिए इन्हें आराम की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हाँ, ये बच्चों मैंने वही है जो मैंने अभी आपको बताया, मांसपेशीय ऊतक में जो सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा स्ट्राइएटेड मसल्स, रेखीय पेशी, जो आपकी किताब में लिखा हुआ है पट्टकी स्नायु। तो पट्टकी स्नायु जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे है, देखो स्केलेटल मसल सेल्स, यहाँ पे देखो जो हाथ में पाई जाती है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है डायग्राम। और ये है, ये दिखती कैसी है ये बताया है कि अशाखीय होती है, इनमें शाखाएं नहीं होती, बहुत सारे केंद्रक जो है वो देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट,
नेक्स्ट है बच्चों चिकनी पेशी, जिसे बोलते हैं स्मूथ मसल्स। तो जिसे हम अपनी मर्जी से, इसे ये वाले मसल्स को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो वाले मसल्स जो होते हैं वो हड्डियों से जुड़े हुए नहीं होते। इन पे गाढ़े और हल्के रंग के पट्टे हमें नहीं दिखाई देते। इन मांसपेशियों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, क्योंकि इन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो यह अन्न नलिका में और रक्त वाहिनियों में जो है वो पाई जाती हैं। ये दोनों किनारों पर अगर आप देखोगे बच्चों तो सक्रिय होती हैं, दोनों किनारों पर सक्रिय होती हैं। इनमें हमारा नियंत्रण नहीं होता, ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं, और इसे एक केंद्रकीय भी कहते हैं। यहाँ पे तुम्हें एक ही केंद्रक जो है वो देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं एक केंद्रकीय। अशाखीय होती हैं, इनमें भी किसी भी प्रकार की शाखाएं तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। तो जैसे बच्चों पलकों का गिरना और उठना, जो हम पलक गिराते हैं उठाते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर जब हम भोजन करते हैं तो पाचन संस्थान द्वारा जो भोजन का प्रवास होता है, सबसे पहले आमाशय में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, वो भी हमारे कंट्रोल पे नहीं होता, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। फिर रक्त वाहिनियों में जो आकुंचन और प्रसरण होता है, उस पर भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। तो इन सब जगहों पर ये वाली मांसपेशी जो है वो पाई जाती है। तो स्मूथ मसल्स बच्चों, जिसको आपकी किताब में लिखा है अपट्टकी स्नायु, तो स्मूथ मसल के कारण ही आहार नली में भोजन का मूवमेंट होता है। जैसे आप लोग देख सकते हो अमाशय में, फिर यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत, फिर यहाँ आंख में भी जो है वो अपट्टकी स्नायु मांसपेशी जो है वो पाई जाती है। इसी के कारण ही पेरिस्टैटिक मूवमेंट, जिससे कि हमारा फूड हमारे पेट तक पहुंचता है, जिसे बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। फिर कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं वो बच्चों, जो स्मूथ मसल्स है उसके वजह से ही उनमें फैलाव पैदा होता है। उदाहरण यूरिनरी ब्लैडर, जो हमारा मूत्राशय होता है, फिर गॉल ब्लैडर और यूटरस। यूटरस मतलब गर्भाशय। तो इन सब अंगों में जो है वो स्मूथ मसल्स, चिकनी मांसपेशी जो है वो पाई जाती है। बच्चों देखो जब कभी हमें ठंड लगती है या फिर कभी, तो देखो हमारे जो मसल्स है अगर रिलैक्स्ड, तो जो हमारे शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, तो अगर मसल्स अगर रिलैक्स होता है, मतलब जब फैलाव होता है, तो देखो जब, तो हेयर्स ऐसे नीचे की तरफ रहती हैं, और जैसे ही उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब जैसे उसमें सिकुड़न पैदा होती है, तो तुरंत जो है वो बाल, जैसे ठंड वगैरह लगती है तो देखो वहां के बाल जो है वो ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो वो सब स्मूथ मसल्स की वजह से ही होता है। पट्टकी स्नायु, स्मूथ मसल्स। नेक्स्ट है, तो स्मूथ मसल्स आप लोग देखोगे यहाँ पे दिखाया हुआ है, अमाशय में जो है वो पाया जाता है। इनमें हल्के और गाढ़े पट्टे जो है वो नहीं होते, ये हड्डियों से जुड़ी हुई नहीं होती, इसीलिए इन्हें अनैच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट, तीसरा है बच्चों कार्डियाक, जिसे बोलते हैं हृदय स्नायु। तुम्हें पता है बच्चों हृदय जो है वो हमारा एक पंप की तरह काम करता है। सिकुड़ना फैलना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, दिन भर हमारे जो है वो हृदय में होते रहता है, जिसके वजह से ही हमारा ब्लड जो है वो पूरे शरीर में पहुंचता है। तो कार्डियाक मसल में जो होते हैं वो हृदय स्नायु, तो हृदय में हमारे जो है वो हृदय स्नायु मसल्स जो है वो पाए जाते हैं। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती हैं, देखो अगर आप किताब में भी ध्यान से देखोगे तो इनमें शाखाएं होती हैं। यह एक केंद्र की होता है, मतलब एक शाखा में हमें एक ही केंद्र जो है वो देखने को मिलता है। इनमें भी हमें देखो ध्यान से गाढ़े और हल्के रंग के पट्टे जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हृदय जो है वो इन मांसपेशियों से बना होता है, इस पे भी हमारा नियंत्रण नहीं होता। हृदय अपना काम स्वयं करेगा, वो आपके बोलने पे काम नहीं करता। तो जो हृदय में मांसपेशियां होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। तो हृदय का आकुंचन और प्रसरण, हृदय का सिकुड़न और फैलना, तो ये हृदय जो मांसपेशी होती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हृदय स्नायु, उसकी वजह से ही होता है। और उसी के वजह से बच्चों हमारे पूरे शरीर में जो रक्त का परिसंचरण है, रक्त का दौड़ना दिन भर जो है वो चलते रहता है। तो जो कार्डियाइक मसल है, जो हृदय स्नायु है, बिना थके पूरे दिन, पूरे लाइफ टाइम जो है वो सिकुड़ता और फैलता रहता है, पूरे दिन भर काम करते रहता है।
मसल्स के सिकुड़ने की वजह से ब्लड को पंप करने में सहायता मिलती है और ब्लड बॉडी के अलग-अलग पार्ट में पूरे शरीर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब पहुँचता रहता है। तो इसमें भी हमें लाइट बैंड और डार्क बैंड जो है वो देखने को मिलता है। लाइट बैंड मतलब जिसमें प्रकाश आसानी से पास हो सकता है और डार्क बैंड मतलब जिसमें प्रकाश पास नहीं होगा। आई बैंड और ए बैंड, लाइट बैंड और डार्क बैंड। नेक्स्ट, ये वही है जो बच्चों जो मैंने आपको बताया अभी हृदय स्नायु, जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हृदय। हृदय में जो है वो कार्डियाक मसल होता है, फिर हमारे हाथों में जो मसल्स होता है वो है रेखीय पेशी और जो हमारे अमाशय में होता है, उसे हम बोलते हैं अपट्टकी नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नेक्स्ट बच्चों आप लोग की किताब में पेज नंबर 199 जो दिया हुआ है तांत्रिकीय ऊतक। जैसे बच्चों आपको पता है गीत सुनकर किसी भी गायक का नाम पहचानना, फिर खुशबू से हमें पता चलता है रसोई घर में क्या कौन सा पदार्थ बन रहा है। स्पर्श, किसी का स्पर्श, ध्वनि सुनाई देना, गंध, रंग, इन सब का इन सब का जो है वो मतलब ये सब जो होता है वो तांत्रिकीय ऊतक की वजह से ही होता है। जो शरीर की तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, उनमें जो तंत्रिकीय ऊतक होता है, इसी के वजह से ये सब जो है वो संभव है। स्पर्श, ध्वनि सुनना, गंध पहचानना, रंग पहचानना, इन सभी को जो प्रतिसाद देता है, वो शरीर के तंत्रिकीय ऊतक के वजह से ही होता है। नेक्स्ट, तो जैसे आप लोग देख रहे हो बच्चों तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका शरीर से एक जगह से दूसरी जगह किसी भी संदेश का वहन करना, तो ये तंत्रिका कोशिका के वजह से ही होता है जिसमें कि तंत्रिकीय ऊतक जो है वो पाया जाता है। जैसे बच्चों हम किसी भी गर्म चीज को स्पर्श करते हैं तो तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं, तो जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वही इनमें जो है वो हेल्प करती हैं, जिसको आप लोग आगे जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हो, जिसमें हम लोग देखेंगे तंत्रिका कोशिका में संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका, इनके हेल्प के वजह से ही हम किसी भी गर्म चीज को अगर स्पर्श अचानक में कर लेते हैं तो हम तुरंत अपना हाथ हटा लेते हैं, या फिर कोई वस्तु जो है वो अगर गर्म दिखाई देती है तो हम उसे छुएँगे ही नहीं। तो ये सब जो है वो संदेश का वहन हमारी तंत्रिका कोशिकाएँ ही करती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाओं को आधार देना और उनके कार्य में मदद करने वाली कोशिकाओं को तंत्रिका श्लेष्मा कहते हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएँ और तंत्रिका श्लेष्मा उनके जो है वो दोनों के हेल्प से ही तंत्रिका कोशिकाएँ बनती हैं। जैसे बच्चों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये तंत्रिका कोशिका है। जिसमें वृक्षिका होता है, कोशिका देह होती है। जैसे आप लोग अगर ये वाला पोर्शन देखोगे जो ऊपर ऐसे दिखाया है ना वृक्ष, सबसे पहले उसे वृक्षिका ग्रहण करती है, फिर तंत्रिकाक्ष से होते हुए फिर लास्ट में वो अक्षक तंत्रिकांश तक पहुँचता है और इस तरह से हमें जो है वो जानकारी प्राप्त होती है। तो इस तरह से पर्यावरण की जानकारी ग्रहण करना मतलब आँख, नाक, जीभ जीभ व त्वचा के द्वारा, फिर उसमें विद्युत रासायनिक आवेग का निर्माण होता है। फिर उसके बाद यह रासायनिक आवेग जो है वो वृक्षिका से होते हुए, अक्षक तंत्रिकाक्ष से होते हुए एक एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुँचता है बच्चों, और 2 तंत्रिका कोशिका के जो बीच में जो संपर्क स्थान जो स्थान होता है उसे बोलते हैं संपर्क स्थान, और यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक संदेश हमारा लक्ष्य तक पहुँच नहीं जाता। तो इस तरह से तंत्रिकीय ऊतक जो होता है तंत्रिका कोशिका में, वो हमें जो है वो किसी भी संदेश का प्राप्त होने में जो है वो हेल्प करता है। तो अगर आप लोग देखोगे बच्चों, अगर तो हमारे पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएँ जो हैं वो फैली हुई हैं। जिस तरह से देखो बच्चों जो स्विच बोर्ड जैसे आप लोग ने देखा होगा जो हमारे घरों में बोर्ड लगा होता है, जिससे बटन्स होते हैं, अगर वो बोर्ड को हम खोलते हैं तो पूरे वायर्स हमें दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से हमारे पूरे मस्तिष्क से होते हुए रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएँ फैली हुई हैं, जो संदेश को जो हम तक संदेश जो है वो पहुँचाती है हमारे अंग से मस्तिष्क की ओर और मस्तिष्क से अंग की ओर, जिसके वजह से हम पर्यावरण में अगर कोई भी पर्यावरण में अगर अचानक घटित होने वाली कोई भी घटना अगर होती है, तो हम उससे बच जाते हैं, या अगर फिर हमने किसी गर्म चीज़ को अगर स्पर्श कर लिया, तो हम तुरंत जो है वो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। तो इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएँ जो है वो हेल्प करती हैं।
जिसमें तंत्रिकीय ऊतक जो है वो पाया जाता है। तो आप लोग देख देख सकते हो यहाँ पर ध्यान से, केंद्रक है, वृक्षिका है, कोशिका देह है, उसके बाद में अक्षक तंत्रिकाक्ष है। तो इस तरह से बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएँ हैं। जैसे एक तंत्रिका कोशिका खत्म शुरू होती है, तो जब वो खत्म होगी तो उसके नीचे दूसरी तंत्रिका कोशिका शुरू होती है, और इस तरह से हमें जो है वो संदेश जो है वो प्राप्त होता है कि कौन-सा गंध है, कौन-सी ध्वनि है, कौन-सा रंग है। तो ये सब उद्दीपन को जो प्रतिसाद हम देते हैं, हम पहचानते हैं। तो शरीर में जो तांत्रिकीय ऊतक होता है, तंत्रिका कोशिका में, उसी की वजह से ये सब संभव है। बच्चों, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे आशा है आप लोग ने जो भी पढ़ा है आज, मैंने आपको जो भी पढ़ाया, वो आपको समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू।